नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड की 15वीं बैठक, सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में हुई बैठक। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में टिड्डी दल के हमले की आशंका पर अलर्ट, किसानों को पटाखे फोड़ने की सलाह। फायर ब्रिगेड के वाहनों के लिए एसडीएम को पत्र। जुलाई के पहले हफ्ते तक होंगी भाजपा की वर्चुअल रैलियां। अभी तक 21 विधानसभाओं में हो सकी हैं वर्चुअल रैली। 1 जुलाई से उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों के लिए शुरू होगी यात्रा। बाहर के श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे दर्शन। उत्तराखंड में बड़े कोरोना के केस, 2800 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। रविवार को सामने आए 32 कोरोना संक्रमित। जम्मू कश्मीर में सेना के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन। सिर्फ जून महीने में हमारे मारे गए 38 दहशतगर्द। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय देहरादून में राज्य वन्यजीव बोर्ड की 15वीं बैठक हुई। बैठक में वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत भी उपस्थित रहे। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बैठक समापन के बाद बताया कि बैठक में राज्य के विकास पर चर्चा की गई, जिसमें रेलवे लाइन बिछाने, मोटर मार्ग, पेयजल योजना के कार्यों के विस्तार पर चर्चा की गई। वन मंत्री ने बताया कि नेशनल वाइल्ड फॉर लाइफ बोर्ड के सभी प्रस्तावों को राज्य वन्यजीव बोर्ड ने मंजूरी दी है। मंत्री ने बताया कि इस वर्ष राज्य में 10% हाथियों की संख्या बढ़कर अब 2026 हो गई है, जबकि टाइगर की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही राज्य में खेती को बंदरों से होने वाले नुकसान को देखते हुए बैठक में बंदरों को मारने का प्रस्ताव पास हुआ। अब यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। बोर्ड की आज इस वर्ष की पहली बैठक थी, लेकिन ये सौभाग्य है कि पिछले 3 साल में, उससे पहले 2-2 साल में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक नहीं होती थी। ये पहला अवसर है कि जबकि एक्ट में ये व्यवस्था कि 6 महीने के अंदर स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, लेकिन 2-2 साल तक नहीं होती थी। और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बाद विपक्ष की ओर से सरकार की घेराबंदी तेज कर दी गई है। इसी के तहत देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बैलगाड़ी में बैठकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हरीश रावत ने रायपुर स्थित शिव मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना कर जल्द से जल्द कोरोना से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। वहीं पत्रकारों से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बाद खाने पीने के सामानों के दाम आसमान छूने लगे हैं। मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, जो सत्ता में आने के बाद सरकार भूल गई। इसीलिए कांग्रेस लगातार बढ़ती महंगाई का विरोध करेगी। इतना बड़ा ढाका पड़ गया है कि सरकार ने सस्ता पेट्रोल डीजल खरीद करके लोगों को महंगे दाम पर बेच करके सारी महंगाई बढ़ा दी है। अब अंदाज लगाइए, बसों का किराया दुगना हो, खाने का तेल 110-12 रुपया 14 रुपया लीटर के हिसाब से मिले। साधारण तेल, मैं बढ़िया वाला तेल नहीं कह रहा हूँ, साधारण तेल खाने का जो है। नमक के दाम बढ़ गए, नमक 12 रुपया 14 रुपया किलो हो रहा है। और उत्तराखंड विधानसभा के माननीय सदस्य एवं झवरेड़ा में विधायक देशराज कर्णवाल ने अपने नाम को संशोधित करने के लिए लगभग 1 साल से प्रयास किया, जिस प्रयास के चलते विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड पटल कार्यालय से उनको अनुमति भी प्रदान की गई, जिसमें पहले देशराज कर्णवाल के नाम से जाने जाते झवरेड़ा के विधायक के नाम पर संशोधित नाम श्री देशराज कर्णवाल चमार और साहब होगा। आपको बता दें, विधायक साहब का
ये भी मानना है, जिस तरीके से लोग इस चमार शब्द को लेकर काफी असहाय महसूस करते थे, तो अब ये नाम बड़े गर्व के साथ वह खुद ही लोगों को बताएंगे और नाम में संशोधन होने के बाद विधायक जी अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस करेंगे और नाम की स्वीकृति मिलने के बाद ही विधायक जी दिल्ली तुगलकाबाद और रविदास मंदिर जाएंगे। वहां वह संत महात्माओं के आशीर्वाद मिले कि बाद में अपना विधि विधान से नामकरण भी कराएंगे। हीन भावना से और कमीन शब्द के नाम से जाना जाता था कि ये हीन है शब्द, ये शब्द जो है ये चलन में नहीं था, अपमानित महसूस करता था बोलने वाला भी और कहने वाला भी। तो इसलिए चमार शब्द चलन में है। जिस प्रकार चौधरी साहब, जैन साहब, अग्रवाल साहब, रावत जी, नेगी जी, बिष्ट जी, तो इसी प्रकार चमार साहब जी। जब चमार साहब आप लोग मुझे पुकारेंगे तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। और रुद्रप्रयाग जिले के दो क्षेत्र पुनः एक बार आपस में पुलों को माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें, साल 2013 की प्रलयकारी आपदा में अलकनंदा नदी पर पुल बह गए थे, जिसमें इन दोनों क्षेत्रों में पैदल आवाजाही कट गई थी। अलकनंदा नदी पर रतूड़ा, धारकोट और झूला पुल उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण परियोजना के अंतर्गत 80 मीटर विस्तार का 5 करोड़ 48 लाख की लागत से निर्मित पैदल झूला पुल का बनकर तैयार हो चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। रतूड़ा धारकोट झूला पुल का निर्माण पूरा। आपदा के 7 साल बाद पूरा हुआ निर्माण। विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी ने किया लोकार्पण। झूला पुल पर ग्रामीणों की आवाजाही शुरू। तल्ला, नागपुर, धनपुर, रानीगढ़ सहित 3 पट्टियां जुड़ी। प्रलयकारी आपदा की भेंट चढ़ गया था झूला पुल। शिवानंदी निर्वाणी झूला पुल का भी किया गया शिलान्यास। 7 पुलों में एक पुल पर आवाजाही शुरू। रुद्रप्रयाग जिले के 2 क्षेत्र पुनः एक बार फिर से वापस में पुलों के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं। साल 2013 की प्रलयकारी आपदा में अलकनंदा नदी पर पुल बह गए थे, जिससे इन दोनों क्षेत्रों में पैदल आवाजाही कट गई थी। अलकनंदा नदी पर रतूड़ा, धारकोट झूला पुल उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण परियोजना के अंतर्गत 80 मीटर विस्तार का 5 करोड़ 48 लाख की लागत से निर्मित पैदल झूला पुल बनकर तैयार हो चुका है। पुल का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक ने किया। यह पुल आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही अलकनंदा नदी पर शिवानंदी निर्वाली झूला पुल SPR योजना के अंतर्गत 85 मीटर विस्तार का 3 करोड़ 77 लाख की लागत से बनने वाले झूला पुल का शिलान्यास भी विधायक भरत सिंह चौधरी ने किया। इस क्षेत्र में आवागमन के लिए पुल नहीं था। क्षेत्र में लोग ट्रॉली के माध्यम से नदी पार कर रहे हैं, जिसमें बड़ी दिक्कतें स्थानीय जनता को हो रही है। पुल निर्माण होने से दोनों क्षेत्रों की जनता को बड़ा फायदा मिलेगा। इस पुल का निर्माण PWD विभाग द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक भरत चौधरी ने कहा कि अलकनंदा नदी पर रुद्रप्रयाग मुख्यालय से नगरासू के बीच तल्ला, नागपुर और धनपुर व रानीगढ़ क्षेत्र को जोड़ने के लिए 7 पुल विस्तारित है, जिसमें से 6 पुलों का कार्य प्रगति पर है और 1 पुल बनकर तैयार हो चुका है। पुलों के निर्माण के बाद सैकड़ों गांवों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक मोटर पुल कोठगी और धौलतीर के बीच प्रस्तावित है, जिसका शीघ्र निर्माण कार्य शुरू होगा। इन दोनों क्षेत्रों को आपस में जोड़ने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में बड़ी आसानी होगी। पुल पिछली आपदा में बह गया था। बड़ी आवश्यकता, बड़ी ज़रूरत इसकी लोगों को महसूस हो रही थी। मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं इसका लोकार्पण कर पा रहा हूँ। इसके अलावा इससे 1 किलोमीटर आगे निर्वाली के पुल का भी आज हमने शिलान्यास किया है और मैंने विभागीय अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि सन 2022 से पहले सन 2021 में इस पुल का कार्य निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए। 370 लाख इसकी लागत है। SPR योजना के अंतर्गत ये
स्वीकृत है, केंद्र पोषित योजना है। इसको अक्टूबर 2020 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। बहरहाल पुल निर्माण हो जाने से आवाजाही में भी अब कोई दिक्कत नहीं होगी और ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिलेगा। के न्यूज इंडिया के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित जिमनी की रिपोर्ट। कोरोना संकट काल से जहां पूरी दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है, वहीं इसका असर उत्तराखंड के नाव चालकों पर भी दिखने लगा है। यहां के मुख्य आकर्षण नैनी झील को भी सैलानियों के साथ ही अच्छे दिनों का इंतजार है। इस रिपोर्ट में देखिए। लॉकडाउन के बाद वीकेंड के दौरान सरोवर नगरी नैनीताल में इक्का दुक्का पर्यटक ही नजर आ रहे हैं और सरोवर नगरी की नैसर्गिक सुंदरता लुत्फ उठा रहे हैं। जहां मैदानी क्षेत्रों में पारा आसमान को छू रहा है, तो वहीं नैनीताल का मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वे नैनीताल के सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, मगर नैनीताल आने के बाद नौकायन बंद होने के चलते नौकायन का लुत्फ नहीं उठा सके। बहुत ज्यादा है, पहले आते थे तो बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे पूरे ताल में घूमते थे, देखते थे। अब कोई नहीं है यहाँ पे, लोग ही नहीं है। बहुत अजीब सा लग रहा है, खाली खाली सा। आए इसलिए थे कि वोटिंग करेंगे और यहाँ के पता चला कि वोटिंग बंद है और सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्द्वानी में इससे काफ़ी बेटर है। लेकिन हम यहाँ आए थे तो हमने सोचा था कि वोटिंग वगैरह करेंगे। यहाँ पर अभी फ़िलहाल वोटिंग बंद है। हाँ, वोटिंग नहीं हो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, इस बात से थोड़ा अपसेट है। लेकिन यहाँ का जो वेदर है वो अच्छा है। नैनी झील में सैलानियों को नौका विहार कराकर अपना जीवन यापन करने वाले लगभग 300 लोगों के सामने भी 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता रहे, नैनीताल की खूबसूरत नैनी झील में 312 नावों का संचालन होता है और नाव चलाने वाले लोग नेपाल, बिहार के साथ ही पहाड़ों के रहने वाले हैं, जो इसी काम पर निर्भर रहते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में नाव कारोबारियों को अब सिर्फ सरकार से उम्मीद है कि वो उनकी तरफ से भी अपनी नजरें इनायत करें और इस कारोबार से जुड़े करीब 600 परिवारों की सुध लें। नाव चालक समिति के अध्यक्ष राम सिंह का कहना है कि सरकार हमारी तरफ भी ध्यान आकर्षित करे। साल में 2 बार नाव की रिपेयरिंग की जाती है, जिससे उसे सड़ने गलने से बचाया जा सके और सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करे ताकि रोजी रोटी का संकट न खड़ा हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नाव चलाने की अनुमति दे, जिससे रोजी रोटी का संकट दूर हो सके। 3 महीने से जो लॉकडाउन लगा है, इसमें हमारे 500 परिवारें जो पलती हैं नौकायन करने से, तो उनमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आए दिन का परिवार में टेंशनबाजी हो रही है। मतलब बच्चे, शाम को हम कहीं से भी घूम के घर जाते हैं तो बच्चे निराश हो जाते हैं कि हमारा मुंह देखते हुए कोई हमारे गार्जियन हमारे लिए कुछ सामान ला रहे होंगे। जब हम खाली हाथ घर जाते हैं तो उनको भी इतनी परेशानी, मतलब इतना दुख होता है कि हम क्या खाएंगे, क्या वो करेंगे। परिवार में भी बहुत परेशानी का सामना हो। एक नाव से कम एक परिवार में 5 लोग रहते हैं। 5 जनों का परिवार तो हर साल मतलब अच्छे ढंग से पलता था। इस बार तो हमको आगे को आने वाले समय में कैसे परिवार चलेगा करके ये चिंताएं बहुत हो रही है। बहरहाल कोरोना वायरस के समय आर्थिक गतिविधियों पर खासा असर पड़ा है। ऐसे में नाव चालकों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। अब नाव चालकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नैनीताल से के न्यूज इंडिया के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। उधर नैनीताल नाव चालक संघ ने आयुक्त से मुलाकात कर बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बाद से ही नैनी झील के नावों का संचालन बंद पड़ा है, जिससे नाव संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होने के साथ ही आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। 300 नाव चालक पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। नाव चालकों ने आयुक्त से नैनी झील में नौका संचालन की अनुमति को देने की मांग करते हुए अपर आयुक्त के माध्यम से ज्ञापन दिया है। नाव का कहना है कि आसपास के क्षेत्रों से पर्यटन आने लगे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक प्रशासन ने नौकायन कराने की अनुमति नहीं दी है। अपर आयुक्त संजय कुमार का कहना है कि जल्द ही नाव चालकों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन टूरिस्ट तो आ नहीं रहा, बैठेगा कौन? ये अभी इनके द्वारा आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है नाव संचालकों की ओर से। इनका कहना है कि ये पिछले विगत 3 महीनों से लॉकडाउन के कारण इनका जो नाव चलाने का धंधा है, बिजनेस है, वो बंद पड़ा है। इससे इनके परिवार के सामने आजीविका के लिए संकट आया है और इनके द्वारा मांग की गई है
कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नाव को खोलने की परमिशन दी जाए। और बाजपुर में बन्ना खेड़ा मार्ग की स्थिति काफी लंबे समय से दयनीय बनी हुई है। मार्ग पर बड़े और गहरे गड्ढे होने से लोगों के आवागमन में काफी परेशानी आ रही है, जिसको लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में धान की रोपाई कर प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से जल्द सड़क को बनवाने की मांग की। बता दें कि बाजपुर के बन्नी खेड़ा वेला पड़ाव मार्ग काफी लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। भारी संख्या में क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई बार लोग दुर्घटना का भी शिकार हो चुके हैं। कांग्रेस नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार विकास की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर विकास दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और सितारगंज के वार्ड नंबर 8 की एक महिला की घर में काम करते समय बिजली से चलने वाले घरेलू उपकरण से करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि परिजनों ने आनंद फानन में महिला को सीएचसी सितारगंज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और खबर मंगलौर से है, जहां पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते मंगलौर कस्बे में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर बाइक को घोड़ा बग्गी पर रखकर पेट्रोल के दामों बढ़ रही बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए NH-58 हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर जनता को लूटने का आरोप भी लगाया है। ऐसा पहली बार हुआ कि डीजल पेट्रोल से महंगा हुआ है। मोदी सरकार मानी ढंग से जनता का शोषण कर रही है, जिससे कांग्रेस भी काफी गुस्से में है। नरेंद्र मोदी होश में आओ। पिछले लगातार 22 दिन से पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि करने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता इस समय एक तरफ तो कोरोना से जो महामारी है उससे बहुत ज़्यादा त्रस्त है, रोजगार के साधन बंद हो गए हैं। दूसरी तरफ किसान और मजदूर को मारने का काम सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। डीजल पहली बार भारतीय इतिहास में पेट्रोल से ऊपर गया है। और खबर सितारगंज से है, जहां पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे नगर निकाय संगठन के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसके बाद सभी सभासदों ने पालिका अध्यक्ष का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं जिला अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि जिले के चेयरमैनों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। अधिकारियों के जनहित विरोधी हस्तक्षेप को नगर निकायों में रोका जाएगा। साथ ही हरीश दुबे ने कहा कि जनहित के कार्यों में जिले के चेयरमैन किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं करेंगे। जिले के नगर निकायों को और अच्छा बनाने के लिए आमजन से सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही चेतावनी दी कि खटीमा पालिका अध्यक्ष सोनी राणा को बेवजह किसी अधिकारी की गलती में शामिल किया गया तो जिले के सभी चेयरमैन इसका पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं इस दौरान सभासदों ने चेयरमैन हरीश दुबे को मिष्ठान खिलाकर बधाई दी। उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया है, वास्तव में यहाँ के सभी सभासदगण, सितारगंज की सारी जनता सभी आज जो है कि बधाई की पात्र है। मैं सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि पूरे जिले में जो है कि मुझे इस लायक समझा सारे चेयरमैनों ने, मेयरों ने और नगर पंचायत के अध्यक्षों ने कि मुझे एक जिम्मेदारी जो सौंपी है पूरे जिले की, तो इसके लिए मैं समस्त सितारगंज की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ। और सितारगंज के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने साइकिलों पर सवार होकर सरकार के खिलाफ घूम घूम कर नारेबाजी की। इस दौरान डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दाम तुरंत कम करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जन विरोधी भाजपा सरकार मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने के लिए बार बार डीजल व पेट्रोल के उत्पादक शुल्क में बढ़ोतरी कर रही है। 2014 में जब भाजपा ने सत्ता संभाली थी तब पेट्रोल उत्पादक शुल्क 9 रुपये 20 पैसे और डीजल 3 रुपये 46 पैसे था।
आपको बता दें आज इससे कहीं ज्यादा है। सरकार मुनाफा बढ़ाने के लिए बार बार शुल्क वृद्धि कर रही है। पिछले 3 के लॉकडाउन ने अमीर गरीब सबकी कमर तोड़कर रखती है। ऐसे में नाजुक समय में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाना बेहद निंदनीय है। सरकार द्वारा तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, किसानों की फसलों का रेट सस्ता है वो बढ़ा नहीं रहे, लागत किसानों की बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टर की भी बढ़ रही है लागत, तो इससे जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके विरोध में आज हमने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में साइकिल रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और यदि सरकार जनता की मांगों के ऊपर ध्यान नहीं देगी और तेल की कीमत वापसी नहीं लेगी तो ये धीरे धीरे आंदोलन जो है और तेज किया जाएगा। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में प्रवासियों का आना लगातार बना हुआ है। मंगलौर के नारसन बॉर्डर पर प्रवासी अलग अलग जगहों से वापस आ रहे हैं। आपको बता दें बीते दिनों से मंगलौर के नारसन बॉर्डर पर प्रवासियों की भारी भीड़ देखी जा सकती थी, लेकिन कुछ दिनों से ये संख्या कम दिखाई दे रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के सैंपल अब नारसन बॉर्डर की जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन में लिए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों की भीड़ भी कम हो गई है। वहीं चिकित्साधारी विवेक तिवारी ने बताया कि बॉर्डर पर सैंपल लेने में दिक्कतें आ रही थीं, जिसकी वजह से कोरोना के संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल की सुविधा अब स्वास्थ्य केंद्र में ही कर दी गई है। सैंपलिंग करने का फैसला भी हमारी पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा लिया गया था कि हम लोग बॉर्डर पर सैंपल करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव केसेस भी हम लोगों ने ट्रेस किए हैं। और अभी जैसा कि क्षेत्र में अभी आप देख रहे होंगे कि केसेस बढ़ रहे हैं, कि हमको पॉजिटिव केस ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसका देखिए मुख्य कारण ये है कि हमारी सैंपलिंग अच्छी हो रही है। और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उत्तराखंड सरकार के चारधाम देवस्थानम एक्ट को खत्म करने को लेकर दायर जनहित याचिका को रूलक संस्था ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं आज मामले में सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखकर मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी। आपको बता दें आज देहरादून की रूलक संस्था ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा जनहित याचिका दायर कर याचिका को चुनौती दी है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रायपुर से खबर आपको बता रहा है, युवक ने खुद को किया आग के हवाले। बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने सीएम हाउस पहुंचा था युवक, जिसके बाद आग के हवाले कर दिया और मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाने के कारण युवक ने खुद को आग लगा ली। धमतरी जिले के गांव तेली नसत्ती का निवासी है युवक।
तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, युवक ने खुद को किया आग के हवाले। सीएम बघेल के निवास स्थल के सामने आग लगाई और यह आग युवक ने तब लगाई जब युवक को मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा था युवक, जिसकी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था। युवक ने खुद को किया आग के हवाले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। मुख्यमंत्री से मिलने सीएम हाउस पहुंचा था युवक, लेकिन मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाने के कारण युवक ने खुद को आग लगा ली। धमतरी जिले के ग्राम नेलिन सत्ती का निवासी है युवक। तो युवक ने खुद को किया आग के हवाले। आपको बता दें, ये युवक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मिलने गया, जिसके बाद इसे मिलने नहीं दिया गया और इसने खुद को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल गंभीर अवस्था में इसे रेफर कर दिया गया है और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा था ये युवक, जिसकी फरियाद लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पास गया था, लेकिन खुद को युवक ने आग के हवाले कर दिया। तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, युवक ने खुद को किया आग के हवाले। आपको बता दें, ये युवक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मिलने गया था, लेकिन इसे सीएम से मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद इसने खुद को आग लगा ली। फिलहाल युवक को अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, युवक ने खुद को किया आग के हवाले। आपको बता दें, युवक आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसकी फरियाद लेकर सीएम भूपेश बघेल के पास गया था। तो छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सर्वेश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, ये हादसा जो हम देख रहे हैं, इस तरह से बताया जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल से मिलने गया था, और क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताइए। जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास रायपुर राजधानी स्थित निवास के सामने में एक युवक है जो कि धमतरी जिले का निवासी है। इसका नाम है हरदेव। इसने बेरोजगारी से तंग आके मुख्यमंत्री के निवास के सामने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सर्वेश? जी, इसमें कार्रवाई यही है कि वो मुख्यमंत्री से चूंकि उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अब जिस युवक ने खुद को आग के हवाले किया था, उसकी अब कैसी स्थिति है? जी, उसे मेकाहारा रेफर कर दिया गया है, उसे भर्ती कराया गया है और लगभग उसकी जो स्थिति बताई जा रही है वो 40% के ऊपर वो बर्निंग है। वो अपने आप में, चूंकि उसने पेट्रोल डाल के गया था, पेट्रोल की बर्निंग जो होती है वो 40% से ऊपर की है। और चूंकि यहाँ पर ये बहुत बड़ा मैटर हो जाता है कि मुख्यमंत्री के निवास के सामने एक बेरोजगार युवक आग लगा रहा है, तो इस बात को लेकर यहाँ पर पूरे अभी प्रदेश में काफी एक हलचल सी मची हुई। और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जो कि यहाँ पर 15 साल सत्ता में रही है, वो कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाने का प्रयास करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से युवक ने ये हादसा हुआ है, युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया, इस बात की खबर अभी सीएम को हुई है या फिर हुई है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है उनका? जी, मुख्यमंत्री जी से अभी तक किसी की भी बात नहीं हो पाई है, ना ही कोई ऑफिशियल अभी तक स्टेटमेंट आया है मुख्यमंत्री के तरफ से या मुख्यमंत्री निवास से। और क्योंकि घटना स्थल मुख्यमंत्री जी के निवास स्थल के सामने ही है, निवास के सामने ही है, तो हो सकता है कि अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री निवास से या मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कोई ना कोई ऑथेंटिक एक स्टेटमेंट यहाँ पे जारी किया जा सके। जी, क्या सर्वेश अभी तक आग लगाने का कोई कारण पता लग पाया है? जी, आग लगाने का कारण यही था कि वो बेरोजगारी से त्रस्त था वो युवक, और वो मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहा था काफी दिनों से, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया जा रहा था। आज उसने, अब इसे सुनियोजित कह लें या उसके पता नहीं अचानक दिमाग में आया, लेकिन सुनियोजित इस शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पास पेट्रोल कहाँ से उपलब्ध हुआ, उसने अचानक पेट्रोल छिड़क के अपने ऊपर आग कैसे लगा ली, ये एक जांच का विषय है। जी सर्वेश, इस पूरे मामले पर अधिकारियों को क्या कुछ कहना है? अधिकारियों के द्वारा अभी कुछ भी ऑफिशियल बाइट नहीं मिल पाई है, ना ही ऑफिशियल स्टेटमेंट आए हैं। यहाँ पर जैसे ही ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई भी आता है, चूंकि कोई भी बोलने से बच रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो खबर आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक युवक ने आर्थिक तंगी से जूझ रहा था युवक, जिसके बाद उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल ये युवक जो है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मिलने गया था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि युवक को सीएम से मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद युवक ने खुद को आग लगा ली। हालांकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी तक तो रायपुर के सांसद सुनील कुमार सोनी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। सुनील जी, इतना बड़ा हादसा हो गया, बताया जा रहा है कि युवक जो है सीएम भूपेश बघेल से मिलने गया था, जिसके बाद इसे मिलने नहीं दिया गया और खुद को जो है आग के हवाले कर दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस सब पर? देखिए, मैं बड़ौदा बाजार से अभी लौट रहा हूँ। बड़ौदा बाजार में एक हमारे कार्यकर्ता की कल हत्या कर दी गई जी। उसको चाकू से मार के हत्या किया जी। ये पूरे छत्तीसगढ़ में यही चल रहा है। नहीं, पूरे एक अपराध का गढ़ बन गया है। मुख्यमंत्री निवास के सामने लोग अब बात सुनी नहीं जा रही है, वहां पर अपने आप को आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जनता से दूर हो गए हैं। तो ये, और उससे क्या कारण है ये अभी पता नहीं लगा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करने को उतारू हो रहा है, यानी असक्षम सरकार है। सरकार अब जनता की सरकार नहीं रही है। सर, जो आप बात कर रहे हैं वो बीजेपी की प्रवक्ता थी, लेकिन ये जो युवक ने खुद को आग लगाई है, ये आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद इस शख्स को मिलने नहीं दिया गया और मजबूरन, मतलब पूरी जो व्यवस्था है, कह सकते हैं पूरी व्यवस्था ध्वस्त है, कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है, लेकिन युवक को मिलने नहीं दिया गया। आप इस सब पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री निवास जो है वो मुख्यमंत्री का निवास है, किसी व्यक्ति का निवास नहीं, वो सार्वजनिक होता है। और वहां पे जाके अपनी फरियाद करने का हर व्यक्ति को, छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को अधिकार है, और उसको सुनना ये जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। तो उस दायित्व का निर्वहन नहीं करने के कारण ये घटना घटी होगी, ऐसा मुझको लगता है। और यदि उस व्यक्ति को समझाया जाता या अन्य समय में बुलाया जाता तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। ये कोई भी व्यक्ति इस बात को प्रथम चरण में सोच सकता है और समझ सकता है। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरह से आपने बताया, लेकिन यहाँ पर लगातार यही एक अहम सवाल बना हुआ है कि अगर इस शख्स को मिलने दिया जाता और तो शायद ये हादसा ना होता। निश्चित तौर पे यदि मान लीजिए उस समय में मुख्यमंत्री जी व्यस्त है, तो कोई व्यक्ति जो है अगर आया है, उससे सम्मानजनक रूप से बात करना भी वहां के स्टाफ का दायित्व था। उस दायित्व का भी उन्होंने निर्वहन नहीं किया। और सुनील जी, सबसे बड़ी बात, डीएम आवास के सामने, सीएम आवास के सामने ये हादसा हुआ और इतनी सिक्योरिटी वहां रहती है, पुलिस बल तैनात रहता है, तो कैसे ये तेल की शीशी वहां तक कैसे पहुंची? और सबसे बड़ी बात, आग लगा ली। तो सुनील कुमार सोनी बीजेपी सांसद थे, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है एकदम, सीएम आवास के सामने ये हादसा हुआ और सबसे बड़ी बात, सीएम आवास के सामने इतनी बड़ी सिक्योरिटी रहती है, तमाम पुलिस बल तैनात रहता है, फिर भी इतना बड़ा हादसा हो जाता है। लगातार सवाल बना हुआ है और खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर ये शख्स जिसने खुद को आग लगाई है, ये सीएम से मिलने गया था, सीएम से फरियाद लेकर गया था सीएम के पास, जिसके बाद इस शख्स को मिलने नहीं दिया गया और युवक ने खुद को आग लगा ली, जिसके बाद इसकी हालत जो है नाजुक बनी हुई है। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है, अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।